हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइनर एज ए पार्टनर। कैन बी माइनर कैन ए माइनर बी एडमिटेड टू पार्टनरशिप। क्या जो माइनर है उसको साझेदारी में लिया जा सकता है। साझेदारी है जो पार्टनरशिप है उसका जन्म कैसे होता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, कि पार्टनर के बीच में कोई अनुबंध होता है। और अनुबंध कौन व्यक्ति कर सकते हैं, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके सेक्शन 11 में ये डिफाइन किया गया है कि अनुबंध करने की क्षमता किस में होती है। प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है। कौन कौन, या तो वो क्या है, वयस्क है, मेजर है, या उसका माइंड स्वस्थ है, या जिसे कानून ने या किसी अधिनियम ने अनुबंध करने के अयोग्य घोषित अभी नहीं किया है, तो ये व्यक्ति क्या कर सकते हैं, अनुबंध कर सकते हैं। तो जो माइनर है वो अनुबंध ही नहीं कर सकता। अगर अनुबंध नहीं कर सकता तो वो क्या, वो साझेदार बन सकता। तो वो जो माइनर है तो वो साझेदार नहीं बन सकता। अगर साझेदार नहीं बन सकता तो उसको सिर्फ जो पोजीशन होगी माइनर की, कोई भी व्यक्ति है जो राजनियम के अनुसार क्या है, अभी माइनर है, फर्म में साझेदार नहीं हो सकता, लेकिन साझेदारों की सहमति से फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट में वो शामिल हो सकता है। तो जो अवयस्क जो व्यक्ति होगा, जो माइनर होगा, माइनर व्यक्ति का जो संरक्षक है, जो माइनर व्यक्ति का जो गार्जियन नियुक्त किया हुआ है, वो फर्म के साझेदारी के लाभ के लिए अवयस्क है जो माइनर है उसे सम्मिलित करने का समझौता कर सकता है, कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है, अन्य जो साझेदार हैं उनके साथ शर्तें तय कर सकता है। तो माइनर के केस में यहाँ पे 2 पॉइंट हैं। फर्स्ट तो है वयस्क होने से पहले, इसके बाद है वयस्क होने के बाद। मतलब जो माइनर है उसकी एज जब तक 18 साल है उससे पहले उसकी पोजीशन क्या होगी, जब उसकी एज 18 साल से अबव हो जाएगी तो उसकी पोजीशन है फिर वो क्या रहेगी। देखो, वयस्क होने से पहले अवयस्क साझेदार की स्थिति किस टाइप की होगी, साझेदारी में उसको लाभों में शामिल किया जाता है तो उसके पास क्या क्या अधिकार होंगे, इस टाइम पे क्या अधिकार हो सकते हैं। अवयस्क किसी भी फर्म में साझेदार नहीं हो सकता, लेकिन वो साझेदारों की सहमति से उसको लाभ के लिए शामिल किया जा सकता है। जो माइनर है फर्म के लाभ और संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार रखता है। जब वह फर्म से अपना संबंध तोड़ रहा है तो अपने हिस्से का भुगतान पाने के लिए वह जो अन्य साझेदार हैं उनके ऊपर क्या कर सकता है, अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद है ऐसे अवयस्क को फर्म की संपत्ति या लाभ में से ऐसा भाग पाने का अधिकार है जो पहले ही क्या हो चुका है, डिसाइड हो चुका है, उसको ऐसा लाभ पाने का अधिकार है। इसके बाद है लाइबिलिटीज़ क्या क्या रहेंगी, माइनर की लाइबिलिटीज़ क्या क्या रहेंगी। अवयस्क साझेदार का जो दायित्व है उसके फर्म के लाभ या संपत्ति के हिस्से तक ही सीमित होगा, और जो उसका हिस्सा है पार्टनरशिप में जितनी उसने कैपिटल इन्वेस्ट की वहाँ तक ही क्या होगा, लिमिटेड होगा। व्यक्तिगत रूप से वो कभी भी लायबल नहीं होगा, व्यक्तिगत रूप से उसकी जो संपत्ति है उसको उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। जो माइनर है उसको दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता। तो दिवालिया, अगर फर्म को इंसॉल्वेंट घोषित किया जाता है, फर्म को दिवालिया घोषित किया जाता है, जो फर्म में उसका हिस्सा है वो किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो ऑफिशियल रिसीवर होगा उसको वो हिस्सा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन एक माइनर को कभी भी इंसॉल्वेंट घोषित नहीं किया जाता। अगर वो मेजर हो जाता है तो मेजर होने के बाद उसकी पोजीशन पार्टनरशिप फर्म में क्या रहेगी, अवयस्क साझेदार के वयस्क होने की तिथि से 6 महीने का टाइम उसको दिया जाता है। 6 महीने के अंदर उसको एक पब्लिक नोटिस देना होता है कि फर्म का साझेदार बनना स्वीकार है या फिर वो अस्वीकार करेगा। फर्म के प्रति उसकी स्थिति जो है इस सूचना द्वारा निर्धारित होगी। अगर सूचना नहीं देता तो 6 महीने की अवधि के बाद वो फर्म का क्या माना जाएगा, साझेदार माना जाएगा। तो अवयस्क होने के बाद जो उसके अधिकार हैं, दायित्व हैं, उसको 2 भागों में बांटा जाएगा। जब वह फर्म का जो पार्टनर है वो बने रहना स्वीकार करता है या फिर वो पार्टनर बने रहना स्वीकार नहीं करता, तो तब उसकी जो पोजीशन है वो क्या होगी। देखो, जब जो व्यक्ति है वो जब वह साझेदार बना रहना स्वीकार करता है तो उसके पास क्या क्या अधिकार होंगे, उसके दायित्व क्या क्या होंगे। अवयस्क के रूप में उसके अधिकार और दायित्व उस टाइम तक रहेंगे जब वह साझेदार बन जाता है, लेकिन तीसरे पक्षकार के प्रति व्यक्तिगत रूप से फिर वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत रूप से
उत्तरदायी हो जाएगा अगर वो फर्म में पार्टनर बनना स्वीकार करता है। मेजर होने के बाद फर्म की संपत्ति और लाभों में उसका हिस्सा वही रहेगा जो हिस्सा उसका पहले था, जो हिस्सा वो माइनर था उस टाइम था, तो उसका वो अधिकारी रहेगा। इसके बाद है जब वह साझेदार बना रहना स्वीकार नहीं करता तो उसके जो अधिकार और दायित्व हैं उसकी सार्वजनिक सूचना होने की तिथि तक वही रहेंगे जो माइनर के थे। मतलब अब वो मेजर होने के बाद पार्टनर बनना स्वीकार नहीं करता तो मेजर होने से पहले जो उसके अधिकार थे, जो उसके दायित्व थे वही रहेंगे। उसका हिस्सा फर्म में उन कार्यों के लिए दायी नहीं होगा जो सूचना देने की तिथि के बाद किए गए। उसने इन्फॉर्मेशन दे दी कि मैं अभी फर्म का पार्टनर नहीं हूँ, इसके बाद जो भी कार्य किए जाएंगे उनके लिए वो उत्तरदायी नहीं होगा। साझेदारों पर संपत्ति और लाभ में अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए वो क्या कर सकता है, केस कर सकता है। वाद प्रस्तुत करने का उसके पास क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। इसके बाद है साझेदारों का प्रवेश और निवृत्ति। जो एडमिशन और रिटायरमेंट है जो पार्टनर की, वो कैसे होगी। जब भी कोई पार्टनर नया एडमिट होता है फर्म में या फिर कोई पार्टनर है वो रिटायर होता है तो जो फर्म है उसका वो क्या हो जाती है, उसका जो गठन है वो परिवर्तित होता है। मतलब जो उनकी रेशो है वो दोबारा से रिवाइज की जाती है, जिसको हम रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म बोलते हैं। तो जो पार्टनर का एडमिशन है वह प्रवेश करने वाला जो साझेदार है, सभी साझेदारों की जब तक सहमति नहीं होती किसी अन्य साझेदार को जो है वो पार्टनर साझेदार नहीं बनाया जा सकता, पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। सभी साझेदार है वो क्या होंगे, अगर कि सभी साझेदारों की सहमति से फर्म में नए व्यक्ति को नए साझेदार के रूप में प्रवेश किया जा सकता है। साझेदारों के बीच में आपसी ठहराव होगा। तो जो फर्म के लाभों में सम्मिलित किए गए जो आवश्यक हैं वयस्कता जो वो प्राप्त कर लेगा। जब माइनर था उस टाइम पे वो पार्टनर था, जब मेजर हो जाएगा उस टाइम पे उस व्यक्ति को सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है सभी साझेदारों की, वो ऑलरेडी उसके अंदर पार्टनर था। लेकिन अगर कोई नया पार्टनर प्रवेश करना चाहता है, एंट्री करना चाहता है ऐसी पार्टनरशिप फर्म में, तो उसको सभी साझेदार जब सहमत होंगे तभी क्या होगा, वो एंट्री कर सकता है। इसके बाद है प्रवेश करने वाले साझेदार के अधिकार और दायित्व क्या रहेंगे। जो नया साझेदार जाएगा उसके पास क्या क्या यहाँ पे अधिकार और दायित्व रहेंगे। साझेदार बनने से पहले जो फर्म के ने कार्य किए हैं उन फर्म के कार्यों के लिए उसको उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जब उसने प्रवेश कर लिया उसके बाद जो काम शुरू होगा उस काम के लिए वो समान रूप से अन्य साझेदारों का जो अधिकार है वही अधिकार उसका रहेगा, उसी तरीके से वो लायबल होगा। इसके बाद साझेदार बनने के बाद फर्म के कार्यों के लिए दायी होगा। फर्म के जो साझेदारी की सभी शर्तों का पालन करना होगा। अन्य साझेदारों के समान उसको क्या मिलेंगे, सभी अधिकार प्राप्त होंगे। इसके बाद है अलग होने वाले साझेदार। जो अलग होने वाले साझेदार हैं किस किस तरीके से जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें से कोई पार्टनर अलग हो सकता है 4 तरीके से। या तो ऑन द रिटायरमेंट, निवृत्त होने पर, निकाले जाने पर, या फिर वो दिवालिया घोषित हो जाए इंसॉल्वेंसी से, या फिर उसकी डेथ हो जाए। तो देखो अलग अलग तरीके से कैसे एक पार्टनर है वो पार्टनरशिप फर्म से अलग होगा। एक साझेदार है सभी साझेदारों की सहमति से, साझेदारों द्वारा किए गए ठहराव से, या कोई ऐच्छिक उसकी ऐसी विल है तो लिखित रूप से वो अलग होने की सूचना देके क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, रिटायर हो सकता है। एक साझेदार जब फर्म को छोड़ के चला जाएगा तो वहाँ पे भी जो फर्म है वो रिकॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। रिकॉन्स्टिट्यूट से करने के बाद क्या होगा, ऐसा वो ठहराव भी कर सकता है रिटायर होने वाला साझेदार जो दूसरे पार्टनर हैं उनके साथ की फर्म से अलग होने से पहले जितने भी ऋण या कार्य थे उनके लिए अभी वो कोई लायबिलिटी नहीं लेना चाहता तो वो दूसरे बचे हुए पार्टनर के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर सकता है। इसके बाद है जो रिटायर होगा साझेदार, रिटायर होने के बाद जो काम किए जाएंगे उसके लिए वो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी और उसको क्या देनी पड़ेगी, जब तक वो फर्म के कार्यों के लिए उत्तरदायी बना रहेगा, जब तक ऐसा कोई पब्लिक नोटिस जारी नहीं करता कि मैं अब फर्म का क्या हूँ, पार्टनर नहीं हूँ। इसके बाद है साझेदार का निकाला जाना। साझेदार है, साझेदारों के किसी भी साझेदार को ऐसे बाहर निकालना इतना आसान नहीं होता कि बहुमत द्वारा क्या जो साझेदार है मेजोरिटी के द्वारा किसी साझेदार को फर्म से अलग नहीं कर सकते। किंतु यदि साझेदारों के बीच में ऐसा कोई अनुबंध है कि उनके बीच किए गए अनुबंध द्वारा उनके
प्राप्त जो अधिकार हैं उसके साथ अगर कोई अनुबंध होता है पार्टनर के बीच में, फिर किसी पार्टनर को फर्म से अलग किया जा सकता है। या फिर पार्टनरशिप डीड में कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर इस टाइप के सर्कमस्टांसिस अगर अराइज हो जाएंगे पार्टनरशिप डीड में, ये पहले लिखी हुई है, उस पार्टनर को अलग कर दिया जाएगा। साझेदार है जो उसको निकालने से पूर्व उसके विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं अगर उसको निकाला जाता है तो किसी न किसी कोई रीज़न की वजह से उसके ऊपर जो आरोप लगाए जाएंगे उसकी सूचना देनी चाहिए उसको, और व्यक्ति को अपनी रक्षा या फिर उसके ऊपर जो ऐसे कोई आरोप लगाया गया है तो उसको उसका उचित अवसर देना चाहिए कि वो उसका आंसर दे सके, उसको उचित टाइम पीरियड उसको दिया जाएगा। यदि किसी साझेदार को गलत तरीके से निकाला जाता है तो न्यायालय में इसके अगेंस्ट वो वाद प्रस्तुत कर सकता है, और न्यायालय में साझेदार हैं जो बचे हुए उनके विरुद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा है जो टेम्परेरी इंजंक्शन है वो प्राप्त कर सकता है। इसके बाद है जो साझेदार है इंसॉल्वेंसी के द्वारा उसको क्या करना, पार्टनरशिप फर्म से अलग करना। कि एक पार्टनर को अगर वो इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है, कोई पार्टनर दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो उसी डेट से फर्म का साझेदार वो नहीं रहता। तो उसकी ऐसी सिचुएशन में जब किसी पार्टनर को इंसॉल्वेंट घोषित किया जाएगा तो उसको दिवालिया साझेदार को सार्वजनिक सूचना देने की आवश्यकता नहीं है, उसको ऐसी कोई पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत उसको नहीं होगी। और दिवालिया होने के बाद जो फर्म है, फर्म का ज़रूरी नहीं कि एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो फर्म का समापन हो जाएगा, फर्म वहाँ पे चलती रहेगी। तो इस बीच में जो जिस डेट से उसको दिवालिया घोषित किया गया है तो फर्म द्वारा किए गए कार्यों के लिए दिवालिया व्यक्ति की संपत्ति है वो उत्तरदायी वहाँ पे नहीं होगी। इसके बाद है डेथ ऑफ द पार्टनर, साझेदार की मृत्यु। साझेदार की मृत्यु के बाद साझेदारी फर्म का जो विघटन है डिसोल्यूशन हो जाता है, लेकिन हो सकता है कि जो साझेदार हैं वो जो बाकी बचे हुए साझेदार हैं वो बिज़नेस को अभी भी चालू रखें और कारोबार चलता रहे। तो ऐसी सिचुएशन में उसको भी पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। मृतक साझेदार की संपत्ति है उस डेट तक वो बाध्य है काम के लिए, इसके बाद उसको रिस्पॉन्सिबल किसी काम के लिए नहीं ठहराया जाएगा। इसके बाद है अलग होने वाले जो साझेदार है उसके पास क्या क्या अधिकार होंगे और अलग होने वाले साझेदार के क्या क्या यहाँ पे दायित्व रहेंगे। जो साझेदार है अलग हो जाता पार्टनरशिप फर्म से, वो प्रतिद्वंदी मतलब सेम टाइप का कॉम्पिटिटिव ऐसा बिजनेस वो चला सकता है। कोई विपरीत व्यवस्था नहीं हो तब तक वो क्या कर सकता है कि जो जिस टाइप का फर्म का बिज़नेस था उसी टाइप का बिज़नेस वो भी अलग हो के ऐसा बिज़नेस रन कर सकता है। तो फर्म का नाम का उपयोग नहीं करेगा, व्यापार को अपने व्यापार को फर्म का व्यापार कहकर वो प्रसिद्ध नहीं करेगा, जो फर्म के ग्राहक है उनको तोड़कर अपने यहाँ लाने का प्रयास नहीं करेगा। अलग होने वाले साझेदार का कुछ दशाओं में अलग होने के बाद लाभ में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। अगर वो अलग हो जाता है और हिसाब किताब का निपटारा नहीं होता उस टाइम तक उस व्यक्ति को जो फर्म के प्रॉफिट होंगे उसमें अपना हिस्सा लेने का अधिकार होगा, और अपनी इच्छा अनुसार उसको अपने प्रॉफिट हैं जो उसकी है 6% वार्षिक दर की रेट से वो क्या ले सकता है, इंटरेस्ट भी मांगने का उसके पास अधिकार होगा। कोई साझेदार अपने दूसरे साझेदार के साथ अगर एग्रीमेंट करता है कि अलग होने के बाद वो फर्म जैसा बिजनेस किसी निश्चित टाइम तक नहीं करेगा, कि अगर पहले ही ऐसा एग्रीमेंट होता है तो ऐसा एग्रीमेंट वैलिड माना जाता है, ऐसे एग्रीमेंट को वैलिड माना जाएगा। इससे क्या होता है कि जैसे कई बार किसी पार्टनर के अलग होने के बाद फर्म अगर कंटिन्यू चलते हैं और वो पार्टनर सेम टाइप का उसी टाइप का बिज़नेस करता है तो उस फर्म के बिज़नेस को लॉस हो सकता है। तो ऐसा जो एग्रीमेंट है वो स्टार्टिंग में पार्टनर कर भी सकते हैं कि अलग होने के बाद सेम टाइप का बिज़नेस है वो पार्टनर नहीं करेंगे। इसके बाद है अलग होने वाले साझेदारों के दायित्व क्या क्या रहेंगे। अलग होने वाले जो साझेदार हैं तीसरे पक्ष के या फ्री कॉन्स्टिट्यूटिव होने के बाद साझेदारों के साथ कोई स्पष्ट या गर्भित ठहराव कर सकते हैं कि अलग होने से पहले जो किए गए कार्य हैं उनसे वो छुटकारा पाना चाहते हैं, उसके लिए उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं है, तो वो ऐसा पहले एग्रीमेंट उन साझेदारों के साथ कर सकते हैं। अलग होने वाले साझेदार हैं फर्म के प्रति फर्म के कार्यों के प्रति उस समय तक दायी रहेंगे जब तक वो ऐसा कोई पब्लिक नोटिस जारी नहीं करते कि इस पार्टनरशिप फर्म से वो हम अलग होंगे। और जो सूचना है अलग होने वाले साझेदार या पुनर्निर्मित फर्म के जो कोई भी साझेदार है उसके द्वारा ऐसी सूचना दी जा सकती है। तो ये क्या रहेंगी, ये क्या है उसकी
उसकी लाइबिलिटी है आउटगोइंग पार्टनर की, जो पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स से उससे रिलेटेड थे कि माइनर की पोजीशन क्या होगी एक पार्टनरशिप फर्म में, या फिर रिकॉन्स्टिट्यूट पार्टनरशिप फर्म किस तरीके से हो सकती है, या तो किसी पार्टनर के छोड़ के जाने पर या फिर किसी पार्टनर के एंट्री करने पर।